बिहार के शिक्षकों की ललकार, आम आवाम की भी यही पुकार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। भले ही आज के वीडियो में शिक्षकों से संबंधित कोई नया अपडेट नहीं हो, लेकिन शिक्षकों की जो ललकार है और आम आवाम की जो पुकार है वो अब एक हो चली है। आज के वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर तमाम शिक्षकों की ललकार क्यों है और आम आवाम की वही पुकार क्यों है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि बिहार के शिक्षक ऐसे ऐसे समस्याओं से घिरे पड़े हैं जिनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई भी नजर नहीं आता। चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो नियमित शिक्षक संवर्ग के हो, सभी के एक ही समस्याएं हैं, परंतु उन समस्याओं का निदान ना तो वर्तमान जदयू सरकार द्वारा किया जाता है, ना ही जदयू में शामिल भाजपा सरकार द्वारा किया जाता है और ना ही विपक्ष में बैठी आरजेडी द्वारा किया जाता है। आखिर शिक्षक जाए तो जाए कहां और कहे तो कहे किसे, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा वर्तमान समय में खड़ा हो गया है। साथियों, आप सभी बने रहेंगे हमारे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी बातें बताएंगे जो कि हमारी अपनी सोच है। भले ही आप सभी की सोच इससे इतर हो सकती हो, लेकिन काफी मंथन के पश्चात और विश्लेषण के पश्चात और तमाम शिक्षक साथियों द्वारा कमेंट में दिए गए बातों के आधार पर मैंने अपने विचार को रखने का मन बनाया है। साथियों, बिहार के शिक्षकों की बात कही जाए तो जहां नियोजित शिक्षक बिना शर्त राजकर्मी के दर्जे को लेकर आंदोलनरत है, तो वहीं नियमित शिक्षक विद्यालय की समय सारणी और विद्यालय प्रबंधन को लेकर काफी व्याकुल है। क्योंकि बिहार के विद्यालयों में कार्यरत जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, उनके लिए समय सारणी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक निर्धारित की गई है। ऐसे में ना तो वो परिवार को समय दे पाते हैं और ना ही अपने सगे संबंधियों से कोई मेल मिलाप कर पाते हैं। लेकिन शिक्षक कहे तो कहे किसे और करे तो क्या करे। उधर साथियों, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कह दी जाए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के भी कई समस्याएं रही है, जिनके ऊपर जोरों शोर से आवाजें उठाई गई है, मुद्दे बनाए गए हैं, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग। चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला हो, बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जिसके कारण कई सारे अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। वहीं साथियों, स्टेट के अभ्यर्थियों की बात कर ली जाए तो बार बार उन लोगों की ओर से उम्र सीमा में छूट की मांगे उठाई गई। कम से कम पिछले 2 बार टीआरई 1 और 2 के अंतर्गत जो उम्र सीमा में छूट प्रदान की गई थी, उसे आने वाले शिक्षक बहाली में भी छूट प्रदान किया जाना चाहिए था, परंतु उनकी भी एक नहीं सुनी गई। इधर साथियों, मामला उजागर हो चुका है बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर लीक का, जिसमें कई आरोपी पकड़े भी गए हैं। तो एक आरोपी मीडिया के समक्ष आकर ये बयान देते हैं कि अगर हमें पुलिस प्रशासन की ओर से राहत मिलती है तो हम इसके जड़ को उजागर करके रख देंगे। और उधर इन्हीं बिंदुओं पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कांत दास महोदय कहते हैं कि पेपर लीक के मामले में एक माननीय मंत्री का हाथ है और वहीं इसके सूत्रधार भी है। जब टीआरई 3 के प्रश्न पत्र लीक के मामले का उजागर होता है तो टीआरई 1 और टीआरई 2 पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। साथियों, ऐसी बात नहीं है कि सभी के सभी टीआरई 1 और 2 के अंतर्गत अभ्यर्थी सेटिंग और प्रश्न पत्र लीक के आधार पर ही बहाल हुए होंगे। कुछ एक ही अभ्यर्थी होंगे जो ऐसे मामले में संलिप्त होंगे, परंतु सवाल खड़े होने की बात आती है तो समस्या तमाम बहाल विद्यालय अध्यापकों के ऊपर भी मंडराने लगती है। तो आखिर ऐसी समस्याओं के जन्मदाता है कौन? तो इसे सीधे शब्दों में कह दिया जाए तो सरकार के सिवा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन हमारे द्वारा भी और अन्य मीडिया के द्वारा भी, शिक्षकों के द्वारा भी बड़ी बड़ी बातें कर देने से समस्याओं का निदान नहीं होगा। इसका निदान क्या है, इस पर विचार और मंथन करने की नितांत आवश्यक है। हमने इस पर मंथन किया है और उसके आधार पर विचार किया है तो यह स्पष्ट हुआ है
कि अगर ऐसी नीतियां लागू होती है तो तमाम समस्याओं के समाधान अवश्य हो जाएंगे। साथियों, इससे पहले आइए आप अपनी आंखों से एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में है कौन, क्या कहना चाहते हैं और इसका परिणाम क्या होगा, जरा देखिए। मेरा नाम मनीष कश्यप है और मैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं निर्दलीय, आप लोगों के सहारे, आप लोगों के दम पे। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के क्षेत्र में मैं अच्छा काम कर सकता हूं तो आप लोग मुझे चुन सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे से अच्छा काम करने वाला अगर कोई है तो आप लोग जो है वहां पे दूसरे किसी को चुन सकते हैं जो मेरे से अच्छा हो। अभी शिवहर में महाराज जी से मुलाकात हुआ। महाराज जी शिवहर से जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो आप लोग इनको चुन सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं इनसे अच्छा प्रत्याशी शिवहर में है तो आप लोग उसको चुनिए। बाकी आप आज मनीष कश्यप जी ढाका में आए हुए हैं और मनीष कश्यप जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और यह सिर्फ शिवहर लोकसभा या बेतिया लोकसभा में नहीं, यह बिहार के बहुत सारे ऐसे लोकसभा है जहां पे आवाज उठ रहा है कि कब तक परिवारवाद चलता रहेगा। हम लोग परिवारवाद पे तो बहुत सारे नेता भाषण देते रहते हैं, लेकिन वहाँ परिवारवाद परंपरा से चलते आ रहा है और पूरे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बेतिया के विषय में आप मनीष कश्यप जी को जानते हैं कि बेतिया से अभी बताएं कि निर्दलीय लोकसभा लड़ने वाले हैं। हम लोग काफी चर्चा हुआ, चर्चा के बाद यह निकला कि हम लोग ये देश का भविष्य है, युवा पीढ़ी है, और हम लोग अभी आगे नहीं आएंगे तो भविष्य देश का क्या होगा और राष्ट्र का क्या होगा, बिहार का क्या होगा। मनीष जी हमेशा बिहार के लिए लड़ते हैं। आपने इनका हर एक बार देखा होगा वीडियो, आपका मैंने वीडियो वहां तक देखा होगा कहाँ इंजीनियरों से लड़ते हुए, यानी हमेशा संघर्ष किए हैं, लोगों के लिए लड़ा है। अभी आपने देखा होगा रास्ता भी लगा इनके ऊपर, फिर भी जब आपको ले जाया जा रहा था वहां से आपका एक वीडियो आया था कि मैं बिहार के लिए लड़ूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द पूरे भारत में एक भावुकता से गुजरा था, और वीडियो के माध्यम से, इस माध्यम से मनीष कश्यप जी हम दोनों एक साथ हैं सबसे पहले, और सभा को बोलने वाले अपना, और बहुत जल्द हम लोग ये मार्च महीने में ही, इसी महीने में ही बेतिया में एक बड़ा जनसभा करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं कि कुछ और लोग हैं काबिल लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जिन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, उन सभी लोगों के साथ हम लोग हैं। और बहुत जल्द हम लोगों का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, और हम 40 में से 40 सीट पे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन 40 में से 10 सीट पे जरूर लड़ेंगे, और 10 में से कुछ तो जीत के जरूर जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे 400 पार या 500 पार या 300 पार या 40 में 40, हमसे जितना होगा उतना जीत के जाएंगे। और हम लोगों में से जितने लोग जीत के जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए लड़ेंगे, और जब उनका आवाज सदन में गूंजेगा तो बिहार की समस्याओं का समाधान होगा। बहुत जल्द हम लोग ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और उसमें जो है हम लोग और भी प्रत्याशी है उन सबको सामने लेके आएंगे और मुद्दों पे सामने आएंगे। और जो हम लोग घोषणा पत्र जारी करेंगे, चाहे वो शिवहर में हो या बेतिया में हो, स्टाम्प पेपर पे लिख के घोषणा पत्र जारी करेंगे, स्टाम्प पेपर पे कि हम लोग ये काम करेंगे। तो साथियों, आपने देखा, ये है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने बड़े बड़े मुद्दे को उठाया और इसका नतीजा भी हुआ कि गलत धारणाओं के कारण उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन इनके एक विचार ने ऐसा हमें झकझोर कर रख दिया है जिस पर मंथन करने की आवश्यकता मनीष कश्यप को भी है। मनीष कश्यप बेतिया से निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावे उनके साथ एक महाराज जी भी हैं जो शिवहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथियों, मनीष कश्यप का कहना है कि हम 10 ऐसे सीटों पर निर्दलीय का चुनाव लड़ेंगे और एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। साथियों, इस पर मनीष कश्यप को चाहिए कि इसको और भी धारदार बनाएं, क्योंकि तमाम आम आवाम की भी यही पुकार है, साथ साथ तमाम शिक्षक की भी यही ललकार है। त्रस्त है आम जनता भी और त्रस्त है बिहार के शिक्षक भी। ना तो उनकी समस्याओं का समाधान होता,
ना ही उनकी आवाजें को कोई सुनने वाला होता। मनीष कश्यप जहां कहते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर कम से कम 10 सीटों पर सांसद का निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। साथियों, इसमें हम कहना चाहेंगे कि उनका विचार बहुत ही उत्तम है और इन बिंदुओं को सिर्फ अपने आप पर मनीष कश्यप सीमित नहीं रखे, उसे पूरे बिहार पर अगर लागू करे तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आम आवाम के लिए निकल कर आएगा और साथ ही साथ बिहार के लिए भी भाग्य का रास्ता खुलेगा। साथियों, शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के समस्याओं के बाद भी आम आवाम के पास भी ढेर सारी समस्याएं हैं जिनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावे भी बिहार की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो चली है कि राजनीतिक पार्टी भी काफी असहज महसूस कर रही है। छोटे छोटे राजनीतिक दलों को भी प्रताड़ित किया जाता है और यहाँ तक कि उनकी पार्टी समाप्त करने की भी चाल चली जाती है। कई तो ऐसे भी पार्टियां होती है जिनको बड़ी पार्टियों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। साथियों, ऐसी पार्टियों को भी चाहिए कि ऐसे समय में एक नीति बनाए और तमाम शिक्षकों के साथ साथ आम आवाम की जो पुकार है तीसरे फ्रंट की, उस तीसरे फ्रंट का निर्माण करे। हम इसके मद्देनजर कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप जो निर्दलीय 10 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं, वो 10 सीट ही नहीं 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी और मन बनाए। इसके लिए निर्दलीय मोर्चा का निर्माण करे। वैसे ढेर सारे टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें राजनीति पार्टियों द्वारा उनके टैलेंट की सराहना नहीं की जाती, बल्कि उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। और रही बात देश और राज्य को चलाने की, तो टैलेंट के आधार पर ही देश का हो या फिर बिहार का हो विकास संभव है। साथियों, हम कहेंगे कि मनीष कश्यप निर्दलीय मोर्चा का गठन करे और उसमें उन पार्टियों को भी अवसर प्रदान करे। जैसे में देख लिया जाए तो पशुपति कुमार पारस, जिन्हें बीजेपी द्वारा कड़ा झटका दिया गया है और उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा गया है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस के लिए ये अवसर होता है कि वे निर्दलीय मोर्चा में शामिल हो जाएं और अपने भतीजे चिराग पासवान को भी खुले छोड़ दे। ऐसे में उनका पारिवारिक संबंध भी बच जाएगा और उनकी प्रतिष्ठा भी बच जाएगी। साथियों, उधर बिहार के एक टैलेंटेड युवा नेता है कन्हैया कुमार। वास्तव में उनके पास टैलेंट है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों द्वारा उन्हें दबाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को संसद तक पहुंचने ही नहीं दिया जाए, अन्यथा ये व्यक्ति ऐसा उभरेगा कि हर किसी का चेहरा इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। सवाल कन्हैया कुमार पर भी उठ रहा है, जहां उनकी चाहत है बेगूसराय से सांसद का चुनाव लड़ने की, उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है और उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कन्हैया कुमार को चाहिए कि निर्दलीय मोर्चा के अंतर्गत चुनाव लड़े और ऐसे अपने जलवे बिखेरे कि खुद व खुद बिहार की जनता और विशेष रूप से बिहार के युवा के मसीहा बन जाए और बिहार को आगे बढ़ाने का उन्हें भी अवसर प्राप्त हो जाए। साथियों, अगर निर्दलीय मोर्चा के संबंध में बातें कही जाए तो पप्पू यादव भी इससे पीछे नहीं रहेंगे। जहां आरजेडी द्वारा पप्पू यादव को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पूर्णिया से उनके चुनाव लड़ने की बात आती है तो वहां बीमा भारती को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे वक्त में पप्पू यादव का बयान होता है, चाहे मैं मर जाऊंगा मंजूर है, पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में एक अवसर आता है पप्पू यादव के लिए कि वे निर्दलीय मोर्चा का अंग बने और इसके आधार पर जैसे वे पहले भी तमाम गरीबों के मसीहा बनते आए हैं, तमाम गरीबों के द्वार द्वार तक पहुंचकर उनके मामले को उठाते आए हैं, एक बार फिर से बिहार के विकास के लिए आवाज उठाएं। साथियों, उधर निर्दलीय मोर्चा की बात कही जाए तो इसमें मुकेश सहनी भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जहां एनडीए के द्वारा मुकेश सहनी को रास्ता दिखा दिया गया है, तो वहीं आरजेडी द्वारा भी बार बार सिर्फ भरोसा ही दिया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन में कभी भी मुकेश सहनी को शामिल नहीं किया जाएगा। बातें ये भी छन के आ रही है कि मुकेश सहनी का चुनाव चिन्ह नाव छाप चुनाव आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में मुकेश सहनी के पास चुनाव चिन्ह भी नहीं है, तो उनके लिए भी ये अवसर होता है कि निर्दलीय मोर्चा का वो सदस्य बने और चुनाव लड़ते हुए बड़ी बड़ी पार्टियों की जो शक्तियां हैं उसको धराशाही करें और बिहार के साथ साथ भारत के लोकतंत्र को बचाने की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएं। साथियों, आप सभी अवगत है
कि वर्तमान समय की राजनीति इस तरह अपना पैर पसार चुकी है कि लोग अपने दम पे राजनीति खेल नहीं करते। वे खुद के दम पे आगे नहीं बढ़ते, बल्कि किसी को दबाकर, किसी को जेल भेजकर, किसी के ऊपर ईडी द्वारा छापेमारी करवाकर उनको नीचे दबाया जाता है और अपनी राजनीति पार्टी को ऊंचा किया जाता है। इतना ही नहीं, जब आम आवाम किसी नेता को चुन लेते हैं, उनके ओर से समर्थन दे भी दिया जाता है, फिर भी कभी वोट गिनती में बेईमानी कर ली जाती है तो कभी ईवीएम हैक कर ली जाती है। इसके आधार पर भी लोकतंत्र के ऊपर खतरा पैदा किया जाता है और मनमौजी तरीके से जो नियम हो वो लागू किया जाता है और बिहार के आम आवाम के साथ साथ विशेष रूप से शिक्षकों को परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में इन तमाम बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं निर्दलीय मोर्चा एक बहुत बड़ा आधार बनकर खड़ा हो सकता है बिहार की राजनीति के लिए। और 10 सीटें ही नहीं, 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। भरपूर सहयोग मिलेगा राष्ट्र के निर्माता शिक्षकों की ओर से निर्दलीय मंच को। और कहा भी गया है कि शिक्षकों का हाथ जिस पर पड़ जाता है उसका उद्धार कोई रोक नहीं सकता। साथियों, मनीष कश्यप द्वारा कही गई एक बात मुझे काफी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि हम लोग जो भी घोषणा पत्र जारी करेंगे वह स्टाम्प पेपर पर लिखकर जारी करेंगे। इसके क्रम में हम अपनी ओर से भी कहना चाहेंगे कि अगर निर्दलीय मोर्चा का गठन किया जाता है तो उसके अंतर्गत स्टाम्प पेपर के माध्यम से ये भी घोषणा किया जाना चाहिए इस मोर्चे में शामिल किसी भी सदस्यों द्वारा जीतने के बाद किसी अन्य दल को समर्थन नहीं दिया जाएगा। इसमें उल्लेख होना चाहिए कि अन्य राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देने के उपरांत उनकी सदस्यता ही समाप्त हो जाएगी। और कहा जाता है कि चुनाव आधारित होता है मीडिया के ऊपर, तो मीडिया के मामले में मनीष कश्यप परिचय के मोहताज नहीं है। उनके पास मीडियाओं का फौज है और उनके द्वारा ऐसा धारदार रणनीति तैयार की जाएगी जिसके आधार पर हम ये तो नहीं कह सकते 40 के 40 सीट जीत लिए जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं उतने सीट जरूर प्राप्त हो जाएंगे जिन सीटों के बदौलत आने वाले 2025 के अंतर्गत विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने में इनके विधायकों की अहम भूमिका होगी। और उस वक्त से शुरू हो जाएगी बिहार की विकास की घड़ी, शिक्षकों के समस्याओं के निदान की घड़ी और आम आवाम को अधिकारों को प्राप्त करने की घड़ी। तो साथियों, ये थे आज के अहम विचार। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इन बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। अगर हमारे विचार पसंद आते हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बिहार में एक निर्दलीय मोर्चा का निर्माण हो जाए और बिहार तीसरे फ्रंट की तरफ अपना कदम बढ़ा दे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।